नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी कंसेप्ट में। दोस्तों, हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर की सीरीज एक शुरू की हुई है। उसके अंदर आज हम लास्ट टॉपिक के ऊपर पहुंच चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है, ये कांग्रेचुलेशन की बात है आप लोगों को भी, हमको भी, क्योंकि हम लास्ट में आज पहुंच चुके हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड हमने डिस्कस किया, सेक्सुअल का हमने फ्लोरिंग प्लांट में डिस्कस किया, ह्यूमन बींग्स में हमने डिस्कस किया। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों को अलग अलग पढ़ा। अगर आपने अब तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे और आप सब कुछ सीख पाओ। आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? अब होता क्या है एक्चुअली, समाज के अंदर जो बंदा रहता है उसके सामने कई प्रॉब्लम आ सकती हैं। उसके सामने प्रेशर आ सकता है, दोस्तों का प्रेशर आ सकता है, फैमिली का प्रेशर आ सकता है। फैमिली का ये प्रेशर आ सकता है कि कोई लड़का है मान लो घर में, तो उसको बोलेंगे कि तू शादी कर ले, तू शादी कर ले। वो प्रेशर में आकर के शादी तो कर लेता है, लेकिन उसकी उम्र हो सकता है कि शादी के लायक ना हुई हो। वो लड़की की हो सकता है कि शादी के लायक उम्र ना हुई हो और वो आने वाले बच्चे को मतलब उसके लिए तैयार ना हो। तो ऐसा प्रेशर के कारण, या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज का कई बार प्रेशर आ जाता है कि आप इतने बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ऐसी कई कंडीशंस हैं, प्रेशर आता है, दोस्तों का आता है, या फिर फैमिली का आता है, गवर्नमेंट सर्विसेज वालों का आता है। जो भी है मतलब जितना भी है सब कुछ प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। तो उसके चलते हुए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ये जो मतलब जो कंडीशंस आएंगी, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, सुधार नहीं पा रहे हैं, उनको कैसे हम सुधारें, वो चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए मैंने लिखा है, सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट body or mind is ready for sexual act or for having bringing up children। ये बहुत बड़ी बात एनसीईआरटी बहना लिखती है। एनसीईआरटी बहना क्या लिखती है? एनसीईआरटी बहना लिखती है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी अगर किसी के अंदर आ रही है, लड़का लड़की के अंदर अगर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है, ये क्लियरली हम नहीं बता सकते, क्लियरली हम नहीं कह सकते कि उसका माइंड जो है, उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर है सेक्सुअल एक्ट करने के लिए और दूसरा बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी मतलब नाजुक चीजें हैं और इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हर एक को पता भी होना चाहिए कि तो ये वही बात यहाँ पे एनसीईआरटी बहना लिखती है कि अगर किसी के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है तो उसका क्लियरली मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी और उसका माइंड प्रिपेयर हो चुका है कि वो सेक्सुअल एक्ट करे और बच्चे पैदा करे। तो ये आप मतलब थोड़ा सा है, समाज की जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स आते हैं। फ्रेंड्स के प्रेशर्स हो सकते हैं, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका प्रेशर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, कई बार फैमिली का प्रेशर होता है कि जल्दी शादी कर लो, ये कर लो, हालांकि उसकी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती और उस टाइम पे उसका हो सकता है कि माइंड भी डेवलप ना हो इस चीज को करने के लिए। तो इन चीजों को अवॉइड करना होगा, इन चीजों को अवॉइड करना होगा। समाज को अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी होगी। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर्स, दैट मीन्स फ्रेंड्स का, फैमिलीज का, गवर्नमेंट एजेंसीज का, ये हो सकता है। सेक्सुअल एक्ट इज वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज। यहाँ पे एक बहुत ही मतलब गजब और बहुत ही मतलब एक हम कह सकते हैं कि ऐसी बात लिखी है जो हर एक को पता होना चाहिए। ये लिखा है कि सेक्सुअल एक्ट जो है वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज, जो है मतलब दो बॉडीज का कनेक्शन होता है मेल और फीमेल
बॉडीज का कनेक्शन होता है। तो कोई ये एक मतलब इतनी साधारण प्रोसेस नहीं है, एक बहुत ही इंटीमेट प्रोसेस है ये। मतलब एक तरीके से अगर हम बोले तो एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस ये रहती है। तो इसको करते वक्त और इसको कब करना है सब हमें ध्यान रखना पड़ता है, और हर एक को ध्यान रखना भी चाहिए। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्सुअल एक्ट हैज पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अगर सेक्सुअल एक्ट हो रहा है, मतलब सेक्सुअल एक्ट हो रहा है तो उसके अंदर क्या रहेगा कि सेक्सुअल एक्ट के अंदर एक पोटेंशियल है, उसके अंदर पावर है कि वो बच्चे पैदा करवा सकता है। हर टाइम जैसे ही सेक्सुअल एक्ट होता है तो उसके अंदर इतनी पावर रहती है कि वो बच्चे पैदा करवा सके। तो इन चीजों से बचना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर कई बार हो जाता है कि लड़का लड़की नहीं चाहते फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि अभी फैमिली वाले भी नहीं चाह रहे, उस टाइम पे प्रेगनेंसी हो जाती है। कई कंडीशंस हो सकती हैं, या फिर कई बार मतलब बहुत ऐसी कंडीशंस हैं। तो उन सब कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हमें इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेक्सुअल एक्ट हैज पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। दैट मीन्स ये जो सेक्सुअल एक्ट है उसके अंदर पोटेंशियल रहता है, उसके अंदर पावर रहती है कि वो हर बार मतलब प्रेगनेंसी करवा सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर सेक्सुअल एक्ट के अंदर इतनी पावर है तो इसका मतलब चाहे वो लड़का हो तो उसकी बॉडी को भी तैयार रहना पड़ेगा, लड़की है तो उसकी बॉडी को भी तैयार रहना पड़ेगा। दैट मीन्स फीमेल सेक्स को भी तैयार रहना पड़ेगा, अपनी बॉडी को तैयार रखना पड़ेगा, बॉडी की मेजर डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और अगर वो वुमेन है, लेडी है, तो उसका भी माइंड सेटअप होना चाहिए कि मेरे को ये करना है या नहीं करना। क्योंकि इससे क्या है, कई बार हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है, और हेल्थ अफेक्ट होने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो उन बीमारियों के अंदर क्या हो सकता है, उन बीमारियों के अंदर कई प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज हो सकती हैं, वायरल डिजीज हो सकती हैं। बैक्टीरियल डिजीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एनसीईआरटी बहना 2 बैक्टीरियल डिजीज का बताया गया है, गोनोरिया एंड सिफिलिस। गोनोरिया एंड सिफिलिस, और दोनों बीमारियों के बारे में आप मतलब ब्रीफ के अंदर आप पढ़ पाओगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप मतलब इसके बारे में और ज्यादा पढ़ पाओगे 12th क्लासेस के अंदर गोनोरिया और सिफिलिस के बारे में। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वायरल इन्फेक्शन में वार्ड्स है, एक डिजीज है वार्ड्स, दूसरी जो डिजीज है वो है एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स दूसरी है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज आपकी गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरल जो डिजीज है आपकी वो है वार्ड्स, और दूसरी है एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एचआईवी एड्स की अगर मैं बात करूं, एचआईवी एड्स, एचआईवी एड्स की अगर हम बात करते हैं तो एचआईवी एड्स जो है वो ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, जो ह्यूमन आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपका अगर कमजोर है तो उसके कारण, दूसरा ये एक एसटीडीज है, दैट मीन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड से भी ये हो सकती है, और सेक्सुअल एक्ट के दौरान भी ये हो सकती है। तो एड्स जो है दैट इज, एड्स के नाम में इसका एक क्वेश्चन आया था नीट के अंदर कि एड्स जो है मतलब यहाँ पे इसके नाम में अगर इसकी फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो रहती है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब डिजीज रहता है। ठीक है, तो अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म रहती है, जो कि एचआईवी वायरस के द्वारा होती है। तो ये बात आपको एक याद रखनी है कि एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिस्टम, जो मतलब जो एड्स है उसके अंदर डेफिशिएंसी किस चीज की है, तो ये पूछा गया था। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी,
तो ये बात आपको याद रखनी है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, तो वायरल के बारे में आपकी वार्ड्स और एचआईवी एड्स, ज्यादा एचआईवी एड्स के बारे में आप पढ़ पाओगे 12th क्लासेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ऐसा हो रहा है, एसटीडीज हो रही हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो रही हैं, तो इनको प्रिवेंशन का भी कोई तो मतलब ऐसा वो क्या कहते हैं, प्रिवेंशन करने के कोई तो तरीके होंगे। तो वो तरीके क्या हैं, वो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसमें प्रिवेंशन अगर सबसे पहले देखा जाए तो नॉर्मली सेक्सुअल एक्ट के दौरान मेल को चाहिए कि वो पेनिस को कवर करे कंडोम के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है और ये बहुत जरूरी है ताकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए मेल को पेनिस को कवर करना पड़ेगा कंडोम के द्वारा। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर इसको बोला जाता है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर इसको बोला जाता है। मैकेनिकल बैरियर में वही बात है कि अगर मेल का पेनिस कंडोम के द्वारा कवर होगा तो उससे क्या होगा, जब वो स्पर्म रिलीज करेगा तो वो स्पर्म वेजाइना तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, वेजाइना तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर स्पर्म एग तक नहीं पहुंचे, अंडे तक नहीं पहुंचे, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब जाइगोट नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा फिटस नहीं बनेगा, फिटस नहीं बनेगा तो बेबी नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, तो ये जरूरी है। और दूसरा तो प्रिवेंशन, ये तो उस चीज की है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए मेनली प्रिवेंशन क्या कर दी जाती है, आपका कवरिंग कर दी जाती है पेनिस की कंडोम के द्वारा, ये आपकी प्रिवेंशन हो गई। अब कहते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी कई बार हो जाती हैं, या फिर कई तरह की प्रेगनेंसी ऐसी हो जाती हैं जो नहीं चाहते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में पहला जो मेथड रहता है वो रहता है मैकेनिकल बैरियर मेथड। मैकेनिकल बैरियर मेथड के अंदर क्या किया जाएगा, जो स्पर्म है उसको एग तक पहुंचने के लिए रोका जाएगा, एग तक पहुंचने के लिए उसको रोका जाएगा, जिससे मतलब जो मैंने पहले बताया था प्रिवेंशन, वही मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पर्म डज नॉट रीच द एग, स्पर्म एग तक, अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा। कॉन्डोम ऑन पेनिस, पेनिस के ऊपर कॉन्डोम, और सिमिलर कवरिंग रहती है वेजाइना के ऊपर, लेडीज के अंदर वेजाइना के ऊपर भी लेडीज कॉन्डोम यहाँ पे यूज किया जाता है, मैकेनिकल बैरियर का ही काम करते हैं। दूसरा हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्या हो सकता है, हार्मोनल। उसमें क्या रहता है देखिएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके सारी बातों को सीखेंगे, सारे नॉलेज को हम बढ़ाएंगे। चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, हार्मोनल बैलेंस को हमें चेंज करना है, दैट मीन्स हार्मोनल बैलेंस हमें चेंज करना है। दूसरा मेथड की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो कौन सा रहेगा आपका, हार्मोनल बैलेंस को चेंज करना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, हार्मोनल बैलेंस, इसको हमें चेंज करना है। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, एग रिलीज नहीं होगा, लेडीज के अंदर एग रिलीज नहीं होगा ओवरी से। अगर एग रिलीज नहीं हुआ मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, हमें फर्टिलाइजेशन को रोकना है। फर्टिलाइजेशन रुक गया, सारे काम रुक जाएंगे। ठीक है, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो सो दैट एग नॉट रिलीज और फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, और हार्मोनल बैलेंस को चेंज करना है, उसके लिए पिल्स बोला जाता है। पिल्स होती हैं, पिल्स जो कि ओरली ली जाती हैं। कैसे ली जाती हैं, ओरली ली जाती हैं, मुंह के द्वारा ली जाती हैं, टैबलेट की फॉर्म में रहती हैं, गोली की आकार की जैसी पिल्स इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये ली जाती हैं लेडीज के द्वारा पिल्स ली जाती हैं, ताकि वो हार्मोनल बैलेंस को चेंज करके, हार्मोनल जो बैलेंस उसको चेंज करके एग को रिलीज होने से रोकेंगी, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। और वही बात, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, आगे फिर एम्ब्रियो नहीं बनेगा, फिटस नहीं बना, बेबी नहीं बनेगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा क्या है, तीसरा है लूप और कॉपर टी। लूप और कॉपर टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कई
मतलब काफी मात्रा में यूज किया जाता है लेडीज के द्वारा। लूप और कॉपर टी प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉपर टी जो है वो यूट्रस के अंदर, यूट्रस का दूसरा नाम मैंने कल बताया था अगर आपको याद हो तो, वोम्ब, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर ये आपका रखा जाता है, यूट्रस के अंदर मतलब इसको यूट्रस या फिर वोम्ब, इसके अंदर ये रखा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या रखा जाता है? कॉपर टी रखा जाता है। लेकिन कॉपर टी का एक साइड इफेक्ट रहता है। साइड इफेक्ट क्या है? कॉपर टी जो है वो इरिटेशन करवा सकता है यूट्रस को, यूट्रस बॉडी के अंदर इरिटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से लाइनिंग के अंदर थोड़ा सा जोर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर वासा जो डेफरेंसिया है, दैट मीन्स वास डेफरेंस, टेस्टिस से हमने कल पढ़ा था पिछली वीडियो में, टेस्टिस से जो ट्यूब आ रही है वासा डिफरेंस, जिसके थ्रू स्पर्म मूव होता है, वो जो ट्यूब है उसको अगर मैं ब्लॉक कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा सोचेंगे, देखो वासा डिफरेंस को अगर मैंने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अगर वासा डिफरेंसिया ब्लॉक हो गया, इसका मतलब स्पर्म प्रोड्यूस तो हो गया टेस्टिस से, लेकिन ब्लॉक होने की वजह से स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, वासा डिफरेंस से आगे नहीं जा पाएगा, वहीं पे स्पर्म जो है रह जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को सर्जिकली किया जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है वैसक्टोमी, इस प्रोसेस को बोला जाता है वैसक्टोमी। दूसरा पांचवा जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना। फ्लोपियन ट्यूब दैट इज ओविडक्ट, उसको ब्लॉक अगर हम कर दें तो एग जो रिलीज हुआ ओवरी के द्वारा, वो फ्लोपियन ट्यूब को हमने ब्लॉक कर रखा है आगे, तो वो आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन साइट के ऊपर, अम्पुला स्थमस जंक्शन के ऊपर एग नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। इसको हम ट्यूबक्टोमी बोलते हैं। तो ये वैसक्टोमी और ट्यूबक्टोमी दोनों के दोनों आपके सर्जिकल मेथड है, ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं और सबसे लॉन्ग रेंज में यही चल रहे हैं, चाहे वो वैसक्टोमी हो या ट्यूबक्टोमी हो। ये सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये दोनों को दोनों आपके मेथड चले हुए हैं ज्यादातर। लेकिन इनका भी एक साइड इफेक्ट रहता है। इनका साइड इफेक्ट ये रहता है कि हो सकता है कि ये करते वक्त, सर्जरी करते वक्त कोई कमी रह गई हो। दूसरा हो सकता है कि इनकी वजह से कोई इन्फेक्शन भी कई बार देखने को मिलता है अगर बॉडी सुटेबल नहीं है तो, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड आर सेफ इन लॉन्ग रन, सेफ है ज्यादातर मात्रा में, बट सर्जरी इटसेल्फ कैन क्योज इन्फेक्शन, लेकिन सर्जरी खुद क्या कर सकती है? इन्फेक्शन क्योज कर सकती है। अनदर प्रॉब्लम इफ नॉट परफॉर्म्ड प्रॉपरली, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो परफॉर्म्ड प्रॉपरली नहीं है, उनको भी ये क्या कर सकती है, मतलब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब इसकी एक डिसएडवांटेज और है, ठीक है, एक डिसएडवांटेज और है, सर्जरी यूज्ड फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए हमें फिर सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। मिस यूज्ड बाय पीपल हु डू नॉट वांट अ पार्टिकुलर चाइल्ड, चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइंड। इसका कहने का मतलब एक है, इस चीज के अंदर एक कमी आ रही है, एक मतलब बहुत बड़ा डिफेक्ट अगर देखा जाए तो वो है लोगों की सोच का। ये जो चीजें बनाई गई साइंस के द्वारा, ये जो चीजें बनाई गई आपके कॉपर टी, हार्मोनल पिल्स, वासा डिफरेंस या वैसक्टोमी, ट्यूबक्टोमी, ये जो सारी चीजें की गई थी, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रहते थे ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनसे बचने के लिए या फिर ठीक है। लेकिन इनका मिसयूज किया गया उन लोगों के द्वारा जो पार्टिकुलर चाइल्ड को नहीं चाहते। यहाँ पे पार्टिकुलर चाइल्ड, इस बात पे मैं बोलना चाहूंगा, जरूर बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, हजारों बार बोलूंगा। ये क्या कह रहा है? लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई गई, मिसयूज क्या है वो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा एक बार। मिसयूज कैसे मिसयूज कर रहे हैं लोग? इसका मिसयूज इस तरीके से कर रहे हैं, यहां पे एक बात एनसीईआरटी बहना लिखती है, पार्टिकुलर चाइल्ड, ये बड़ा ही अजब और गजब नाम यहां पे लिखा गया, पार्टिकुलर चाइल्ड। कुछ तो
कारण रहा होगा कि ये पार्टिकुलर चाइल्ड नाम एनसीईआरटी बहना ने लिखा है, तो पार्टिकुलर चाइल्ड क्या है मतलब कैसे मिसयूज हो रहा है। पार्टिकुलर चाइल्ड का मतलब है कि जैसे ही वो पता लगाते हैं साइंस के द्वारा कि लेडीज के पेट के अंदर लड़की है, दैट मीन्स गर्ल्स है, तो क्या करते हैं उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है, लड़की को मरवा दिया जाता है पेट के अंदर ही, जिसकी वजह से समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है, जिसका नाम रहता है सेक्स रेशियो। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत ही बिगड़ चुकी है ड्यू टू दीज कंडीशंस, ड्यू टू मिसयूज ऑफ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, पार्टिकुलर चाइल्ड लोग चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि उनके घर में लड़की ना हो, उनके घर में लक्ष्मी ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं इस चीज का, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मिसयूज कर लेते हैं और मिसयूज करके वो पेट के अंदर ही हत्या करवा देते हैं, भ्रूण हत्या जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो पार्टिकुलर चाइल्ड का पता लगा करके उसको मरवा देना या फिर उसका अबॉर्शन करवा देना, क्या इसका मिसयूज है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, जो कि बहुत बड़ा मिसयूज है और समाज पे मतलब इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, दूसरा पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, मैंने सबसे पहले इसी बात पे एक बार डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, और हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव, मेन मकसद क्या है, रिप्रोडक्शन का मेन मकसद है कि आने वाली जो मतलब जितने भी जनरेशन है उनको इंक्रीज करना। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो सेक्स रेशियो, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कम होती जा रही है। दैट मीन्स लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम हो रही है, और हरियाणा में तो इसका बहुत ही बुरा हाल है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। ठीक है, तो ये मिसयूज है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेक्स अबॉर्शन फीमेल फिटस का करवाना, दैट इज मिसयूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने लॉ लेकर के आई, कानून बना दिए कि आप सेक्स जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है वो प्रोहिबिटेड करवा दिया, बंद करवा दिया कि आप सेक्स डिटरमाइन नहीं करवा सकते बच्चे का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, और कितना एक पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो उस पॉपुलेशन के अंदर कितनी डेथ हो रही है, कितने बर्थ हो रहे हैं, यही दोनों बातें डिटरमाइन करती हैं कि पॉपुलेशन का साइज क्या होगा। मान लो बर्थ ज्यादा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो जाएगा, अगर डेथ ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बातें कुछ हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आपको पढ़ाई जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं। कॉमनली हर एक बंदे को, हर एक मतलब इंसान को इन चीजों का, इन बातों का पता होना चाहिए। और आप लोगों से जो भी वीडियो को देख रहा है इसको शेयर कर दीजिए, और आप लोगों से एक ही प्रार्थना हम करते हैं कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मिसयूज मत करिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकिए, कन्या भ्रूण हत्या मत होने दीजिए, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो बिगड़ रहा है, जिसके कारण आने वाली पीढ़ी को बहुत ही बुरा हाल देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हम कह रहे हैं, आपको पहुंचा दीजिए इसको सब लोगों के पास। अब थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि 9 महीने जब बच्चा रहता है माँ के गर्भ के अंदर तो क्या होता है, तो 9 महीनों का अंतरकाल कि किस टाइम पे क्या चीज बनती है, वो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे दोस्तों, गेस्टेशन पीरियड की मैं बात करता हूँ। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है उस चीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गेस्टेशन पीरियड होता है कि बच्चा फिटस कितने दिन अपनी माँ के गर्भ के अंदर रहता है, दैट इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट रहता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का अगर मैं बात करूं तो 9 महीने का ये टाइम लगभग रहता है। कुत्ते की अगर मैं बात करूं, डॉग की अगर बात करूं तो 60 से 65 दिन का ये रहता है।
कैट की अगर बात करूं, बिल्ली की, तो 52 से 65 दिन का ये रहता है। एलिफेंट, हाथी की अगर बात करूं तो 607 से 641 दिन का ये लगभग रहता है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, आपको जान लेनी चाहिए। ज्यादा इनके बारे में आप पढ़ोगे हायर क्लासेस के अंदर। मैं थोड़ा सा एक बात ह्यूमन बीइंग से समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि 9 महीने जो बच्चा रहता है माँ के गर्भ के अंदर, उसके दौरान क्या क्या चीजें बन पाती हैं, कैसे बनता है, वो हमें जान लेना चाहिए। तो जो पहला महीना रहता है, दैट मीन्स पहले महीने के अंत में हार्ट बन जाता है, दिल बन जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले महीने के बाद माँ जो है वो 2 दिलों वाली हो जाती है। दैट मीन्स माँ के अंदर 2 दिल धड़केंगे, एक बच्चे का दिल धड़केगा और एक खुद का दिल धड़केगा, ठीक है। तो उस टाइम पे दैट मीन्स 1 महीने के बाद जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप लगा करके हार्ट की हार्ट बीट सुन सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरे महीने का जब अंत आता है, दूसरा महीना खत्म होने को आता है, तो उस टाइम पे लिम्स और डिजिट बन जाती हैं। दैट मीन्स हाथ पैर बन जाएंगे और उनकी उंगलियां बन जाएंगी। दूसरे महीने के बाद हाथ पैर बन जाएंगे और उनकी उंगलियां बन जाएंगी। अगर मैं बात करूं तीसरे महीने के बाद, दैट मीन्स एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 हफ्तों के बाद, तीसरे महीने के बाद, उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। पहले 3 महीने के बाद क्या होगा, मेजर ऑर्गन बन जाएंगे। मेजर ऑर्गन में जैसे हाथ पांव बन जाएंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बन जाएंगी, सिर वीर सब बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, 3 महीनों के बाद ये सब कुछ होने वाला है। अगर बात करते हैं 5 महीने के बाद क्या होगा, 5 महीने के बाद पहली मूवमेंट फिटस की देखने को मिलेगी। दैट मीन्स फिटस जो है हाथ पैर मारना शुरू कर देगा। 5 महीने के बाद फिटस हाथ पैर मारना शुरू कर देगा। जो बच्चा अंदर है वो हाथ पैर मारना शुरू कर देगा और उसकी सिर के ऊपर बाल आ जाएंगे। 5 महीने के बाद सिर के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं। अगर बात करते हैं 24 वीक्स की, सेकंड ट्राइमेस्टर की, दैट मीन्स 6 महीने बाद क्या होगा, तो 6 महीने बाद पूरी बॉडी के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, आईलिड्स बन जाती हैं, आईलैशेस अलग से फॉर्म्ड हो जाती हैं, आईलिड्स और आईलैशेस बन जाती हैं। ऐसे प्रिपेयर होती है बच्चे की बॉडी 9 महीने के अंदर माँ के पेट में, माँ के गर्भ में। और जब आखिरी का महीना आता है, 9वां महीना आता है, तो रेडी हो जाता है बच्चा पार्चुरेशन के लिए। दैट मीन्स माँ रेडी रहती है कि बच्चे को कब पार्चुरेट किया जाए, ठीक है। तो 9 महीने के अंत के अंदर तो आपको ये बातें याद रखनी है। थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, हालांकि आपके 10th क्लास में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता दिया ताकि आपको इन बातों का पता हो। तो दोस्तों हम मैं फिर से बोल रहा हूं, बड़ी खुशी के साथ बोलना पड़ रहा है, हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है, समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। और आप इसके क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर लगा लीजिए और आपको बार बार देखिए वीडियोस को ताकि आपको समझ में आता रहे और हमें प्यार मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ठीक है दोस्तों। और कोरोना से बच करके रहो। धन्यवाद, जय हिंद।